हे गाइस, म्यांमार की मिलिट्री ने कर दिया है म्यांमार की सरकार का तख्ता पलट। इस वीडियो में हम जानेंगे इस टॉपिक के बारे में डिटेल एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस न्यूज़ को वेरियस न्यूज़ आर्टिकल ने कवर किया है और यहाँ पर आपके सामने है बीबीसी न्यूज़ का एक आर्टिकल, म्यांमार कू। तो यहाँ पे लिखा है ये कू, बट इसे प्रोनाउंस करते हैं हम कू। इसका मतलब होता है तख्ता पलट। तो आपको पता होगा कि म्यांमार की जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है वो है अंग सन सू की। तो अंग सन सू की डिटेन एज मिलिट्री सीजर्स कंट्रोल। तो यहाँ पर हुआ है सबसे बड़ा कू। यहाँ की जो मिलिट्री है उन्होंने कर दिया है अंग सन सू की को अपने ऑफिस से बाहर। म्यांमार में अगर हम आज की डेट में देखें तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी पावर टसल है बिटवीन मिलिट्री एंड द गवर्नमेंट। जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको लीड कर रही है अंग सन सू की, और वहाँ की जो मिलिट्री है इन्होंने पहले भी बहुत बार ऐसे कू करके अपनी मिलिट्री रूल को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। तो इस समय फिर से बहुत सालों बाद म्यांमार की मिलिट्री ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर दिया है कू, और वहाँ पे लगा दिया है एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी। अब मिलिट्री का बेसिकली कहना यह है कि जो इलेक्शंस एक्चुअल में हुए थे म्यांमार में, ये एक टाइप से फ्रॉड इलेक्शंस थे और म्यांमार की मिलिट्री उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। इलेक्शन कमीशन बेसिकली यहाँ पे फ्रॉड था, इलेक्शन के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए और इसीलिए म्यांमार की मिलिट्री ने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करना स्टार्ट किया। और जब प्रदर्शन करना स्टार्ट किया उसके बाद अचानक से मीन्स यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उनको पहले से ही पता था कि कभी ना कभी मिलिट्री उनको कू करके रिप्लेस कर लेंगी। फाइनली वो डेट आ गया जिस दिन मिलिट्री सरकार के अगेंस्ट चली गई। लास्ट वीक पहले ही मिलिट्री ने ये सिग्नल दे दिया था पावर सीज करके। उन्होंने कुछ पोल्स पे कमेंट किए थे, इलेक्शन पोल्स जो हुए हैं इलेक्शन कमीशन उन पे कमेंट करके ये बोला था कि इलेक्शन जो यहाँ पे हुए हैं म्यांमार में वो बिल्कुल ही फ्रॉड हैं। तो जो नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी की जो लीडर है आज के डेट में देखो, जो प्राइम मिनिस्टर है वो अंग सन सू की, और वो है इस पार्टी की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की। तो यहाँ पर ये इलेक्शन जीत के ये पावर में आई थी, इन्हें कर लिया है डिटेन बाय म्यांमार मिलिट्री। जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई कि नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी की जो लीडर है उन्हें डिटेन कर लिया गया है, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर को डिटेन कर लिया गया है, तुरंत ही यूनाइटेड नेशन, ऑस्ट्रेलिया एंड जो बड़े बड़े देश हैं यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसे स्टेट्स कमेंट करने लगे डेमोक्रेसी पे। इंडिया ने भी हाल ही में इस पे कमेंट किया है। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये कू पहली बार हुआ है? म्यांमार जब से आज़ाद हुआ है सिंस इंडिपेंडेंस 1948 में इंडिया के साथ म्यांमार भी आज़ाद हुआ। इसके बाद 2 बार यहाँ पे मिलिट्री ने अपने रूल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, एक बार 1962 में और एक बार 1988 में। तो ऐसा पहले भी हो चुका है बहुत बार। और आज के डेट में अगर हम देखें तो मिलिट्री की एक बहुत ही पावरफुल चीफ है जनरल मिन ऑन्ग ल्यांग, जो कि बहुत ही पावरफुल है अपने आप में। इन्होंने हाल ही में 2008 के जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उस पर कमेंट किया और उसे रिवोक करने की बात की गई। नाउ अगर हम वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अंग सन सू की के बारे में जानें तो वो एक बहुत ही बड़ी डेमोक्रेटिक आइकन है। देखो पहले क्या होता था कि पहले यहाँ पे मिलिट्री रूल हुआ करता था, सरकार अपने तरह से काम करती थी, बट फिर उसके बाद इनकी पार्टी आई नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, और इन्होंने डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और इसीलिए इन्हें मिला नोबेल पीस प्राइज़ भी, क्योंकि म्यांमार जैसी कंट्री में डेमोक्रेसी को प्रमोट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जिसकी वजह से इंटरनेशनली इनकी इमेज बहुत अच्छी हो गई। बट फिर जब ये रोहिंग्या मुस्लिम वाला क्राइसिस स्टार्ट हुआ उसके बाद इनकी इमेज ख़राब होना स्टार्ट की, क्योंकि रोहिंग्या मुस्लिम आपको पता होगा कि जब रोहिंग्या मुस्लिम को म्यांमार से मार कर वहाँ से भगाया गया, और तब अंग सन सू की ने आर्मी का खुल के सपोर्ट किया इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आज के डेट में जो प्राइम मिनिस्टर है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के हैं। और अगर हम और भी यहाँ पे पार्टी के बारे में बात करें तो एक पार्टी आपको देखने को मिलेगा यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, फिर अराकन नेशनल पार्टी जो कि बहुत ही फेमस है, सा नेशनैलिटीज। दिस आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इनके बारे में, अंग सन सू की के बारे में और म्यांमार की लोकेशन। जो फादर ऑफ नेशन है म्यांमार के अंग सन, उनके ये बेटी थी जो कि आज की डेट में बहुत ही आइकॉनिक लीडर है, ये नोबेल पीस प्राइज़ विनर है, और ये अपना जो सर्विंग टर्म था उनका 2016 टू 2021 था, और 2010 में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कंट्री को ट्रांजिशन कराने में
फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री टू अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यहाँ पे इनका बहुत ही बड़ा रूल था मिलिट्री जनता से पावर लेने में। अब जनता, आप सोच रहे होंगे कि जनता क्या है। मिलिट्री जनता देखो बेसिकली एक कमेटी होती है जहाँ पे मिलिट्री के रोल आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि उनको डेमोक्रेसी में कैसे पार्टिसिपेट करना है या फिर उनको कंट्री के पॉलिटिक्स में कैसे इन्वॉल्व रहना है। तो इनकी पैदाइश हुई थी रंगून की। बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ाई की, देन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की और इन्होंने यूनाइटेड नेशन के लिए भी काम किया है फॉर 3 ईयर्स। सो ये इतनी जगह बाहर पढ़ी, इसलिए इनकी सोच आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। उसके बाद इन्होंने बहुत ही फेमस अपराइजिंग में पार्टिसिपेट भी किया जिसका नाम है 8888 अपराइजिंग। तो ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे इलेक्शंस लड़े 1990 में। उस इलेक्शन में इन्होंने जीत भी हासिल की, बट सिंस उस समय भी यही था कि मिलिट्री पावर हैंडओवर करने से रिफ्यूज़ कर रही थी, तो मिलिट्री ने इन्हें 21 में से 15 साल के लिए डिटेन करके रखा और आज के डेट में ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग डिटेन प्राइम मिनिस्टर है किसी कंट्री की। सो इसी के कारण इन्होंने 2010 में इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया और उसके बाद जब ये इलेक्शंस लड़ी 2015 में तो इनकी बहुत ही लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। 86% की वोट से इन्होंने जीता और आज के डेट में इनको रूल करना था 2016 से 2021 तक। बट क्योंकि इन्होंने प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए इलेक्शन लड़ा था, बट इन्हें प्रेसिडेंट बनने से मना कर दिया गया। इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए कि इनके जो हस्बैंड हैं और इनके जो चिल्ड्रन हैं वो फॉरेन सिटीजन्स हैं। सो इसके कारण ये बनी है आज के डेट में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसा कुछ वहाँ पे है नहीं। अब हम ये देखते हैं कि दुनिया भर से म्यांमार के अगेंस्ट रिएक्शंस क्या क्या आए हैं। तो यूएसए ने तो बेसिकली खुलकर अपोज किया है। जो म्यांमार की डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन थी उस पर वापस लाने की बात की गई है और यूएसए ने बोला है या तो डेमोक्रेसी को अपनी कंट्री में वापस लाओ या फिर सैंक्शंस के लिए तैयार हो जाओ। ऑस्ट्रेलिया ने भी ये इस चीज़ पर कमेंट किया है और बोला है कि डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना चाहिए। इंडिया ने, आप देखेंगे यहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा डीप कंसर्न्स दिखाए हैं। ऑल्दो इंडिया यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, बट इंडिया के बहुत ही अच्छे डेवलपमेंट रिलेशंस है म्यांमार के साथ। तो इंडिया ने बोला है कामली कि म्यांमार को डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन पे वापस जाना चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अपहेल्ड करना चाहिए एंड रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी प्रोसेस मस्ट बी अपहेल्ड इन म्यांमार। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं म्यांमार की लोकेशन। सो आप म्यांमार को जब आप मैप में देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ी म्यांमार के साथ हमारी बॉर्डर शेयर होती है जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सो ये जो 4 स्टेट हैं ये म्यांमार से हमारी बॉर्डर शेयर करते हैं और ये नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपके माइंड में अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि इंडिया को क्या करना चाहिए। बेसिकली इंडिया के पास क्या ऑप्शंस है। बेसिकली मैं आपको सच बोलूँ तो इंडिया के पास कोई ऑप्शन है नहीं। आज के डेट में इंडिया और म्यांमार के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बट वो रिलेशन सिर्फ डेमोक्रेटिक फाउंडेशन पे बसे हुए हैं। इंडिया और म्यांमार के बीच में बहुत सपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं एंड देन आप ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट भी देखेंगे इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड के बीच। और बेसिकली म्यांमार जो है वो एक्ट करता है एज अ गेटवे टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। सो यहाँ पर इंडिया के पास ज़्यादा कुछ है नहीं करने को। इंडिया बस कामली देख सकता है कि म्यांमार की मिलिट्री किस तरह से वर्क कर रही है और क्या ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस रीस्टोर होने वाली है जल्दी। इंडिया के बहुत हाई प्लान्स है। फॉर एग्जांपल कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया म्यांमार के साथ बिल्ड करके बना रहा है। रोहिंग्या मुस्लिम्स को वापस वहाँ माइग्रेट करने के लिए इंडिया उसके साथ अब भी बातचीत कर रहा है। तो बेसिकली इंडिया के पास कोई ऑप्शन अभी ज़्यादा है नहीं। हम बस ये देख सकते हैं कि ये सिचुएशन अल्टीमेटली ये चाइना को फ़ायदा ना पहुंचाए। ऐसे मौके में हो सकता है कि चाइना इसका बेनिफिट लेने की कोशिश करे। तो देखना ये होगा हमें लंबे समय में कि क्या यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस फिर से वापस आ पाती है या नहीं। इंडिया वर्ल्ड लीडर्स के साथ सपोर्ट करके कुछ कंक्लूजन पे पहुँच पाता है या नहीं। सो उम्मीद करती हूँ आपको यह एनालिसिस पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।